जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अभी कुछ समय पहले तक बॉलीवुड में ऐसा नहीं है कि बड़ी मूवीज़ रिलीज़ नहीं हुई हैं। चाहे आप सूर्यवंशी की बात कर लें, इसने एक बार फिर भी काफ़ी प्रॉमिसिंग दिखाया कि हाँ, पब्लिक को हम थिएटर्स तक बुला सकते हैं। लेकिन उसके बाद इस तरह जो हाल 83 का हुआ, या हम बंटी बबली 2 की बात कर लें, ये कुछ मूवीज़ ऐसी थीं जो कि काफ़ी बड़े बैनर्स के तले बनी थी। और 83 की ने तो जितना हाइप क्रिएट किया हुआ था, उसके सामने उसका फ्लॉप हो जाना तो वाकई में काफ़ी बड़े सवाल खड़े करता है। ऐसे में 83 के ही साथ में जब पुष्पा रिलीज हुई और उसने 83 के सामने अच्छा बिजनेस किया, तो दिमाग में फिर से एक सवाल आ गया कि यार कहीं कोई गड़बड़ बॉलीवुड में ही हो रही है। तभी लोग बॉलीवुड से अपने आप को दूर कर रहे हैं। ऐसे में जब हम डायरेक्टर्स की बात करते हैं, भाई अगर आप मूवी की बात करें तो आपको डायरेक्टर्स की बात तो करनी ही होगी। ऐसे जब हम डायरेक्टर्स की बात करते हैं तो कई सारे ऐसे डायरेक्टर्स हैं जिनकी मूवीज़ अगर 70 80 100 करोड़ रुपए कमा लेती हैं, तो वो ऐसे छाती चौड़ी करके घूमते हैं जैसे, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो अचीवमेंट नहीं है, लेकिन हाँ, 100 करोड़ रुपए कमाकर अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं आप बहुत बड़ी डायरेक्टर बन गए हो, तो मैंने तो इतना मुझे ध्यान है कि हमने हाउसफुल 3 हाउसफुल 4 टाइप की मूवीज़ देखी हैं जिनमें कि ना सिर होता है ना पैर होता है, और वो मूवी भी गिरते पड़ते 100 करोड़ रुपए कमा ही लेती है। ऐसे में यहाँ पर मैं आज बात करना चाहूँगा साउथ इंडस्ट्री के ऐसे साउथ इंडस्ट्री यहाँ पर स्पेसिफिकली मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो वाकई में साउथ इंडस्ट्री का एक प्रिविलेज होगा कि अगर हमको उनको वो चीज़ का टाइटल दें। क्योंकि देखिए, बॉलीवुड ने तो कभी उनको वो इंपॉर्टेंस दी नहीं। अब आज की डेट में जब साउथ इंडियन सिनेमा इतना अच्छा निकल कर सामने आ रहा है, तो अब बॉलीवुड वाले कह रहे हैं कि भैया हमें बॉलीवुड टॉलीवुड कॉलीवुड नहीं करना चाहिए, हमको तो इंडियन सिनेमा बोलना चाहिए। तो इसलिए हम तो साउथ इंडियन सिनेमा की ही बात करेंगे, जो उनका ड्यू क्रेडिट है वो उनको मिलना चाहिए। तो ऐसे में साउथ इंडियन सिनेमा से एक फिल्म मेकर निकल कर आता है जिसका नाम है एस एस राजमौली। इनका कद का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं, मतलब जो गुरूर तोड़ने का जो इनका इम्पैक्ट है बॉलीवुड के ऊपर, उसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि टॉप 5 टॉप ग्रॉसिंग जो बॉलीवुड की मूवीज़ है ना, वो उसमें 3 मूवीज़ इन्हीं की हैं। मतलब आप ज़रा सोचो, एक डायरेक्टर की 3 मूवीज़ टॉप 5 में शामिल हो। और ऐसी वैसी मूवीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ। 2015 में, अब 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी, लोग कहते हैं उसके बाद से भारत बदल गया है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत बदल गया है, भारत के अंदर जो बॉलीवुड आता है, जो कि एक बहुत बड़ा बिजनेस है, वो भी काफ़ी बदल गया है। लेकिन वो नरेंद्र मोदी के कारण नहीं बदला, बल्कि 2015 में जो बाहुबली का फर्स्ट पार्ट रिलीज़ हुआ था, वो उसके कारण बदल गया। अब बाहुबली के फर्स्ट पार्ट से क्या हुआ भैया? बाहुबली के फर्स्ट पार्ट से ये हुआ कि ये अपने आप में की फर्स्ट मूवी थी जो कि पैन इंडिया रिलीज़ की गई थी। अब पैन इंडिया रिलीज़ हुई थी तो ऑब्वियस सी बात है, इस मूवी के ऊपर प्रेशर साउथ इंडियन सर्किट में तो पैसे कमाने का इनके ऊपर प्रेशर था ही, इनके ऊपर हिंदी सर्किट में भी पैसा कमाने का काफ़ी प्रेशर था। ऐसे में इस मूवी ने 130 करोड़ रुपए का डॉट कलेक्शन किया था हिंदी सर्किट में, और टोटल 650 करोड़ रुपए का इसका टोटल कलेक्शन था। ये अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन था। लेकिन बात ये थी कि इस मूवी ने जिस मोड़ पे अपने आप को ख़त्म किया था, वहाँ पर था एक सवाल कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। और ये एक ऐसा सवाल था जो कि हर एक भारतीय के ही नहीं बल्कि विदेशों में भी कई सारे लोगों के जहन में था। ऐसे में जब इनकी बाहुबली का सेकंड पार्ट रिलीज़ हुआ, तो उसने तो मतलब जितने भी मिथ्स हैं ना बॉलीवुड कलेक्शन को लेकर, वो सब के सब तोड़ के रख दिए। मतलब सीधे कलेक्शन कर मारा उसने पहले ही दिन 120 करोड़ रुपए का। एक दिन में 120 करोड़ रुपए कलेक्शन, मतलब आप समझिए क्या चीज़ होती है ये। तो सारे रिकॉर्ड यहाँ पर टूटना तो दूर की बात है, दिखाई भी नहीं दे रहे थे कि आखिर हुआ क्या है। तो ये एक सपने जैसा सेट हो गया कि साहब 120 करोड़ रुपए पहले दिन में तो अब पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, इस मूवी का टोटल हिंदी कलेक्शन जो रहा था बाहुबली 2 का, वो करीब 510 करोड़ रुपए रहा, और टोटल जो ग्रॉस कलेक्शन हुआ ऑल ओवर दी वर्ल्ड, वो 1800 करोड़ रुपए हुआ था। तो आप समझिए कि इन 2 मूवीज से ही एक डायरेक्टर ने क्या अपनी एक इमेज सेट कर दी। चलिए, यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि यार वो बाहुबली 1 का कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा वाला हाइप था, इसलिए बाहुबली 2 इतनी चल गई। आरआरआर तो एकदम नई कहानी निकल कर सामने आई। लेकिन आरआरआर का भी आलम मैं आपको बता दूं कि 8 दिन में 800 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा ये मूवी कमा चुकी है। अब आप इसको लेकर क्या कहोगे भाई? अब तो कोई डाउट वाली बात है ही नहीं। तो ऐसे में अगर मैं ये कह रहा हूँ कि एस एस राजमौली ने बॉलीवुड का गुरूर तोड़ दिया है, तो उसमें गलत बात क्या है? क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जो डायरेक्टर्स, बड़े बड़े डायरेक्टर्स की मूवीज़ जो उनकी ज़िंदगी भर में इतनी कमाई नहीं कर पाती हैं, अलग अलग मूवीज़, वो इनके 3 मूवीज़ नहीं करके डाल दी है। तो ऐसे में अनडिस्प्यूटेड किंग नहीं है तो फिर आखिर कौन है? अच्छा, और बात यहाँ पर सिर्फ बॉक्स ऑफिस की ही नहीं है या बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की ही नहीं है। इनकी मूवीज़ रिलीज़ के पहले ही सैटेलाइट और डिजिटल राइट से इतने करोड़ों रुपए छाप लेती हैं कि इनकी मूवीज़ अगर बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन उतना ना भी कर पाए ना, तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। हम चाहे प्रभास की बात कर लें, जूनियर एनटीआर की बात कर लें, रामचरण तेजा की बात कर लें, ये सभी स्टार इन्होंने मतलब पैन इंडिया लेवल पे बना मारे। प्रभास, बाहुबली में जो उन्होंने छाप छोड़ी, वो छाप वो साहो में भी उनको दिखानी पड़ रही थी, राधेश्याम में भी दिखानी पड़ रही थी। और जो ये 2 मूवीज़ लोगों को पसंद नहीं आई, वो कहीं ना कहीं सिर्फ इसलिए नहीं आई हैं क्योंकि बाहुबली में एस एस राजमौली ने प्रभास की जो इमेज लार्जर देन लाइफ बना दी है, वो इमेज अब इतनी बड़ी हो चुकी है कि वो हर एक इमेज उसके सामने छोटी ही दिखाई देती है।
बाहुबली फिल्म डायरेक्टर एस राजमौली ने अपने पिटारे से आरआरआर क्या निकाली, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म अब धूम मचा रही है। ऐसे में अब कलेक्शन के नाम पर अनस्टॉपेबल ये मूवी साबित हो रही है। राजमौली की फिल्म ने इसी के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर एक रिकॉर्ड और बना डाला है। फिल्म का दूसरा हफ्ता फिलहाल चल रहा है। इसी के साथ ही फिल्म बेलगाम होकर बॉक्स ऑफिस पर नोट छाप रही है। फिल्म ने सेकंड वीक में ही वर्ल्ड वाइड 800 करोड़ रुपए की कमाई कर डाली है। फिल्म में रामचरण और जूनियर एनटीआर की धमाकेदार जोड़ी लीड रोल में खूब पसंद की जा रही है। फिल्म के गानों से लेकर एक्शन तक हर एक जगह पर सीन्स की छाप है। लोग सोशल मीडिया पर नाटो नाटो गाने के ऊपर रील्स बना बनाकर थक नहीं रहे। बता दें कि फिल्म ने अब तक देश भर में करीब 164 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। कोविड के चलते इस फिल्म की रिलीज कई बार बदली गई। इससे पहले फिल्म की मेकिंग और कास्टिंग को लेकर भी अलग अलग तरह की परेशानियां चल रही थी। कई बड़ी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस ने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया था और राजमौली का ऑफर ठुकरा दिया था। लेकिन फिल्म बनने के बाद राजमौली की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जो कमाई के मामले में आग लगाई है, उसे देखकर लगता है कि अब लोग पछता रहे होंगे। 25 मार्च को रिलीज हुई आरआरआर ने वर्ल्ड वाइड 800 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला ने ये जानकारी दी और ट्वीट किया। उन्होंने बताया कि आरआरआर फिल्म ने 800 करोड़ वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर कमा लिए हैं। बताते चलें कि फिक्शनल स्टोरी आरआरआर फ्रीडम फाइटर्स अल्लूरी सीताराम अर्जुन और कोमाराम भीम की कहानी पर आधारित है। रामचरण फिल्म में राजू और जूनियर एनटीआर फिल्म में भीम के किरदार में नजर आ रहे हैं। साउथ के इन दो सुपरस्टार्स के अलावा बॉलीवुड की एक्ट्रेस आलिया भट्ट और एक्टर अजय देवगन भी इसमें शामिल हैं। श्रद्धा कपूर से लेकर कैटरीना कैफ तक ने बाहुबली के डायरेक्टर और आरआरआर मेकर एस राजमौली ने इन अदाकारों को अप्रोच किया था, लेकिन इन एक्ट्रेसेस ने उस वक्त फिल्म मेकर के ऑफर को ठुकरा दिया था। ऐसे में कहा जा सकता है कि इन एक्ट्रेसेस ने आरआरआर में काम करने का एक बहुत बड़ा मौका कमा दिया है। क्योंकि देखिए, जो हाइप इस मूवी को मिली, आरआरआर की हम बात करें तो एस राजमौली की एक जो मैं कहूँगा एक जो उनकी कॉमन टेंडेंसी वो इस मूवी में दिखाई देती है कि वो मूवी के रिलीज़ होने के पहले ही मूवी को लेकर इस तरह का हाइप, इस तरह का माहौल बना देते हैं कि लोग ना चाहते हुए भी मूवी देखने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और जब आप मजबूर होकर वो मूवी देखने जाते हो, मूवी आपको अच्छी दिखती है, तो ऑब्वियस सी बात है उसका प्रचार आप खुद ही करने लगते हो। और यही चीज़ यहाँ पर पब्लिक ने भी करी। पुष्पा के टाइम पर भी यही हुआ, एस राजमौली की आरआरआर के टाइम पर भी यही हो रहा है कि पब्लिक खुद अपनी माउथ पब्लिसिटी कर रही है, जिससे कि उनके साथ वाले लोग भी आकर ये मूवी देख रहे हैं। अच्छा, और ऐसा नहीं है कि इस मूवी को लेकर टेंशन क्रिएट नहीं हुई थी। राधेश्याम के ऊपर भी जिस प्रकार का प्रेशर था कि अपनी लागत निकालने का, वही प्रेशर एस राजमौली की आरआरआर के ऊपर भी था। भाई माने या ना माने, पब्लिक अभी तो ना खुलकर थिएटर जा नहीं रही है। ऐसे में कश्मीर फाइल्स की सुनामी तो चली रही थी, लेकिन आरआरआर का एक अपना दर्शक वर्ग है और उसको साउथ में रिलीज़ किए जाने का बहुत बड़ा फ़ायदा मिला। सलमान खान भी इसके ऊपर सवाल उठा चुके हैं कि भाई जब साउथ की फिल्में अगर हिंदी सर्किट में इतना अच्छा बिजनेस कर रही हैं, तो हिंदी सर्किट वाली मूवीज़ जो होती हैं, जो बॉलीवुड की खालिस मूवीज़ होती हैं, वो मूवी साउथ में क्यों परफॉर्म नहीं कर रही। भाई सीधा सा जवाब है, साउथ वाले भी जानते हैं कि बॉलीवुड में किस प्रकार की कचरा मूवीज़ बनती हैं, एजेंडा वाली मूवीज़ बनती हैं, जातीय वाली मूवीज़ बनती हैं। मतलब इन सब चीज़ों से साउथ इंडियन इंडस्ट्री काफ़ी दूर है, इसलिए लोगों को वहाँ की मूवीज़ जमती भी है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।